Yes, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। वॉइस क्लियर है? वॉइस All clear, sir. कहाँ तक हो गया था? कहाँ तक हो गया था? लास्ट बताओ भाई, कहाँ तक हो गया था? सर एथियन टू रिएक्शन ऑफ ईथर का एग्जांपल हो गया था। 10 एग्जांपल। लास्ट पेज का फोटो भेज दो। सर ईथर में ये डिसाइड करना सीखे थे कि किसमें SN1 होगा और किसमें तो SN2। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल कराए होंगे, तो मेरे को लास्ट एग्जाम्पल भेज दो जरा व्हाट्सएप पे। यदि एग्जाम्पल बच रहे होंगे तो आगे बताऊंगा एग्जाम्पल, वरना अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ठीक है, आ गया। तो ईथर में मैंने आपको एग्जाम्पल्स करा दिए थे। SN1 कौन कहाँ होगा, SN2 कहाँ होगा, ये पहचानना मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट वन, substitution action of epoxide. Next one is substitution action of epoxides. हाँ, आज खत्म हो जाएगा चैप्टर। देखो epoxides मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो इसमें पहले 2-3 पॉइंट्स लिख लो। तो 3 membered और 4 membered cyclic ethers, 3 और 4 membered cyclic ethers are more reactive than normal ethers. Three or 4 membered cyclic ethers are more reactive than, अभी नहीं हुआ, अभी स्टार्ट हुआ है बस। 3 or 4 membered cyclic ethers are more reactive than normal ethers due to angle strain. Due to angle strain. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 3 और 4 membered cyclic ether, अगला पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट। 3 और 4 membered cyclic ether can react in acidic or basic medium. Can react in acidic or basic medium. But normal ethers can react only in, but normal ethers can react only in acidic medium. But normal ethers can react only in एसिडिक मीडियम। ये पहले भी पॉइंट लिखवाया था मैंने, आपको ध्यान हो तो मैंने ये पॉइंट हाइड्रोलिसिस में लिखवाया था। जब मैंने आपको हाइड्रोलिसिस पढ़ाई थी उस टाइम ये पॉइंट लिखवाया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक मीडियम में बात करते हैं। तो पहला, इन बेसिक मीडियम, देखो मैंने यहां लिया RCH2O, 3 एपॉक्साइड है, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया। अब ये बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में ये न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करता है जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, लेस बल्की होता है।
इस पर एक R है, एक H है, इस पर दोनों H है, तो ये लेस बल्की है। तो जब भी बेसिक मीडियम होगा तो न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां लेस बल्की होगा, और ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। क्या बना बेटा? मैं RCH2 यहाँ पर NU अटैक किया और यहाँ पर O-। अब हम इसको H+ प्रोवाइड कराएंगे। H+ प्रोवाइड कराएंगे तो क्या बनेगा? RCHOH CH2NU। पर ये H+ हम इस रिएक्शन के होने के बाद प्रोवाइड कराएंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसी के बाद हम H+ देंगे, अदरवाइज हम इसको पहले H+ नहीं देंगे। तो इन बेसिक मीडियम nucleophile attacks at less hindered carbon atom या less bulky carbon atom from backside। आपको ये याद रखना है कि बेसिक मीडियम में लेस हिंडर्ड कार्बन एटम पे अटैक होगा। इट इज SN2 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? SN2। बी, इन एसिडिक मीडियम में क्या होगा बेटा? मैं ये R है, CH2 ले लिया, ये O है। एसिडिक मीडियम में तो डेफिनेटली H+ प्रेजेंट होगा। H+ यहाँ पे अटैक करेगा पहले, तो क्या बनेगा? R ये बनेगा। अब क्या आएगा? न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। वाकई में बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, पर देखो यदि ये बॉन्ड टूटेगा या ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये 2 डिग्री, तो इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। रियल में कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं होता, पर अटैक वहां करता है जहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनने के चांसेस होते हैं। ये ओपन हो जाएगा तो क्या बनेगा? R तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा? इन एसिडिक मीडियम न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एट that carbon atom which give more stable कार्बोकेटायन, जो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन देगा। ठीक है, it is SN1 type reaction. It is SN1 type reaction। SN1 नहीं है ये। SN1 कब कहते हैं हम इसको? SN1 कहते हैं जब कार्बोकेटायन फॉर्म होता। यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं हो रहा, यहाँ पे ऐसे पर अटैक हो रहा है जो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बना रहा है। तो इट इज नॉट परफेक्टली SN1, इट इज SN1 टाइप रिएक्शन। नोट करिए। नोट हो जाएगा तो डन लिखेंगे भैया ना। अरे तेल दी डन, साथ ही साथ लिख रहे थे क्या?
स्टेरिक हिंड्रेंस का क्या हुआ एसिडिक मीडियम में? अरे यहाँ मोर हिंडर्ड होगा, जहाँ पे मोर हिंडर्ड होगा वहीं पे तो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा। बेटा कोई रह रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का हो चुका है। मीर दत्ता हो जाए तो बताना भाई, है ना। हाँ, न्यूक्लियोफाइल के बाद H प्लस देंगे बेटा। बेसिक मीडियम में पहले न्यूक्लियोफाइल, कि न्यूक्लियोफाइल जो होगा ये बेसिक मीडियम में ही होगा, क्योंकि NU माइनस या बेस एक ही चीज होती है दोनों, O नेगेटिव O नेगेटिव। अंतर क्या है, H पर अटैक करता है तो उसको बेस बोल देते हैं, कार्बन पर अटैक करता है तो उसको न्यूक्लियोफाइल बोल देते हैं। कोई रह रहा है? डन, चलो आगे, चलो नेक्स्ट। अब मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, है ना। क्वेश्चंस में पहले आपको ये पता करना है कि बेसिक मीडियम दे रखा है या एसिडिक मीडियम दे रखा है, और फिर उस न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना अपने हिसाब से। pH करो फटाफट। हम बेसिक मीडियम में मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की बात क्यों नहीं कर रहे? करते हैं एसिडिक। बेटा एसिडिक मीडियम में जो O है वो OH प्लस में कन्वर्ट हो गया है ना, तो उस बॉन्ड के ब्रेक होने के चांसेस हैं। बेसिक मीडियम में जब तक पीछे से अटैक नहीं होगा तब तक ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तभी तो SN2 हो रहा है। तो SN2 में तो हमेशा ही हम लेस स्टेरिक कार्बन पे ही क्या करते हैं, अटैक कराते हैं। जब उसकी मैकेनिज्म ही SN2 है तो हम कार्बोकेटाइन कैसे देख लेंगे? हंसराज क्लियर हो गया तेरे को क्या बोला मैं? अब बेसिक मीडियम एसिडिक मीडियम आपको पहचानना है।
चला करा, हो गया, डन। अटेम्प्टेड। चलो ध्यान दो, ये बेटा बेसिक मीडियम है क्योंकि ये पीएच माइनस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है ये कभी भी एसिडिक मीडियम में नहीं होता, पता है आपको, क्योंकि यदि इसे हम एसिडिक मीडियम में ले लेंगे तो जो पीएच है वो एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेगा। तो बेसिक मीडियम है तो ये लेस बल्की है, तो यहाँ पे अटैक होगा, यहाँ पे अटैक होगा तो क्या बनेगा, CH3 CH OH CH2 PH। ये एसिडिक मीडियम है तो यहाँ पे अटैक होगा, क्या बनेगा, CH3 O18 इसके साथ जाएगा, है ना, और यहाँ पे आएगा OH। LiLH4H2 बेसिक मीडियम है क्योंकि H माइनस देगा, तो यहाँ पे अटैक होगा, क्या बनेगा, ठीक है। यहाँ पर CH3OH और H प्लस एसिडिक मीडियम है, यहाँ पे अटैक होगा, ये ओपन होगा, ठीक है। H2OOH माइनस बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है तो डेफिनेटली यहाँ पे अटैक होगा, इसे 18 लिख लेना, डिफरेंशिएट हो जाएगा, ये बनेगा, बेटा LiH4 रिड्यूसिंग एजेंट है पर देता तो H माइनस है ना, वाह, H प्लस कैसे दे देगा रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ ईथर में स्टोर करते हैं इसलिए, तो जब LiLH4 के साथ रिएक्शन H2 कब डालेंगे, जब इसके साथ कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी तो उसके बाद तो डालेंगे हम H2, साथ में यदि H2 दे तो दिक्कत हो जाएगी। रीचेक 5 बेसिक मीडियम है ना, बेसिक मीडियम है तो यहीं पे तो अटैक करेगा OH, और ये बॉन्ड खुल जाएगा तो इस जगह पे O18H हो जाएगा, सही बात है, कोई गलती नहीं है, सही है। अर्षित धागर, बेटा इसमें कायरल नहीं बनेगा क्योंकि ये तो एंड हमेशा बैक साइड अटैक हो रहा है ना, तो दोनों कन्फिगरेशंस पॉसिबल नहीं है, बोथ साइड अटैक पॉसिबल थोड़ी ही नहीं है इसमें। डन, कोई रह रहा है, अरे रब कर दूं, अगले क्वेश्चंस।
LiLH4 रिएक्शन में H प्लस दे रहा है। अरे LiLH4 H प्लस नहीं देता यार, अंशराज मुंह उठा के मत आया करो। LiLH4 इज अ सोर्स ऑफ H माइनस, पता नहीं कितनी बार बता चुका हूँ। हाइड्रेट का सोर्स स्पेशली लिखा रखा है। Li प्लस और AlH4 माइनस होगा तो कैसे टूट जाएगा ये H प्लस में? चलो मैं बताऊं, हो गया डन। चलो ध्यान दो, ये तो 5 मेंबर रिंग है। 5 मेंबर ईथर बेसिक मीडियम में कोई रिएक्शन नहीं करता। बेसिक मीडियम में सिर्फ और सिर्फ 3 मेंबर और 4 मेंबर साइक्लिक ईथर करते हैं। 5 मेंबर कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा। अब यहाँ पे ये बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है तो यहाँ पे अटैक होगा ही, क्योंकि ये तो मोर इंडर्ड है, तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट मिलेगा हमें। ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा OH CH3 H। सही है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अब ये बेसिक मीडियम है और दोनों जगह स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, सेम है। यहाँ भी अटैक हो सकता है, यहाँ भी अटैक हो सकता है, दोनों जगह अटैक करा के देखते हैं, फिर उन दोनों प्रोडक्ट्स में रिलेशन देखेंगे। मैं C H D PH OH H D, एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा। एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, C यहाँ PH आएगा, यहाँ पर OH आएगा, H D H D। सर आपने दोनों पे क्यों अटैक कराया, कि दोनों पे स्टेरिक हिंड्रेंस सेम है, दोनों पे अटैक हो सकता है, इसलिए मैंने दोनों पे अटैक कराया। एक बार पीएच का इस कार्बन पे कराया और एक बार पीएच का इस कार्बन पे कराया। यदि आप इन दोनों में रिलेशन देखो तो देखो क्या रिलेशन आ रहा है। डेफिनेटली ये दोनों मुझे एनंशियोमर नजर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं एनंशियोमर नजर, तो यहाँ पे मिरर इमेज लगा दो, यहाँ पे मिरर लगाओ, इसकी मिरर जो बनेगी वो यही बनेगी। देखो H D D PH सिंगल बॉन्ड दिख रहा होगा, ये दोनों आपस में मिरर इमेज है। यदि हम यहाँ पे मिरर लगा के इसको उठा के यहाँ डाल देंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। सिलेक्ट करने का तरीका होगा,
होगा तरीका कुछ ना कुछ तो, चलो समझ लेना। ऐसे ही इसमें करो, इसके रिलेशन आप अपने आप निकालेंगे। ये मैंने सिखाया है, ये आप अपने आप करो। दोनों एक से क्वेश्चन है, बस यहाँ पे अंतर क्या है, यहाँ पे मैंने एसएस लिया है, एच एच एक साइड है, यहाँ पे मैंने एच और एच अपोजिट कर दिया, तो इसके रिलेशन आप निकालेंगे। सिक्स वाले का रीजन, अरे 3 और 4 मेंबर साइक्लिक ईथर ही तो बेसिक में रिएक्शन करता है। ये तो 5 मेंबर साइक्लिक ईथर है, ये बेसिक में रिएक्शन नहीं करेगा, पहले भी बताया है। H2O का काम क्या है, H2O नहीं देगा तो H प्लस कहाँ से देगा, घर से लाके देगा H प्लस। ये क्वेश्चन अब तुम ऐसे पूछ रहे हो कि जैसे कभी पढ़ा ही नहीं है, पता नहीं कितनी बार PHMgBr के साथ H2O यूज किया है। जब यहाँ से ये अटैक करेगा तो ये खुलेगा तो O माइनस मिलेगा ना, O माइनस के साथ H कैसे जोड़ेगा, मुंह उठा के चले जाओगे, 1 महीने बाद मालूम पड़ जाएगा बोर्ड का पेपर है। हाँ भाई, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, 9 का आंसर डायस्ट्रीमर होगा। बना के देखो बेटा, बना के, जरूरी नहीं कि डायस्ट्रीमर होगा, आइडेंटिकल भी आ सकता है, डायस्ट्रीमर भी आ सकता है, एनंशियमर भी आ सकता है। अंधेरे में तीर मत मारो। चलिए कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, टाइम दे दिया काफी। मैं यहाँ पे यदि बनाएंगे तो क्या बनेगा, सी डी एच, यहाँ पे CH3 आएगा, यहाँ पे OH आएगा, एक क्या बनेगा, CH3, यहाँ पे OH, अब इन दोनों को यदि हम देखें तो ये क्या है, नहीं मैंने शायद सही लिखा है, H और H अपोजिट है ना, हाँ। ये दोनों आइडेंटिकल आ जाएंगे, डायस्ट्रीमर नहीं आइडेंटिकल है। देखो कैसे, आप इसको पलटो इस तरह से, यदि हम इसको इस तरह से पलटेंगे तो होगा क्या, मैं सी, ये वाला कार्बन जब इधर जाएगा ना तो जो आगे है वो पीछे हो जाएगा, और जो पीछे है वो आगे आ जाएगा। इधर भी जो आगे है वो पीछे, और जो पीछे है वो आगे। OH इस कार्बन पे था, OH इस कार्बन पे हो जाएगा, और CH3 इस कार्बन पे हो जाएगा। इसे और इसे मैच करो, सेम आ जाएगा। अरे मालूम पड़ा, तो दे आर आइडेंटिकल। ये डायस्ट्रीमर नहीं है, ये एनंशियमर नहीं है, ये आइडेंटिकल है। तो इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा। अलग अलग कार्बन पे RS कन्फिग्रेशन से, हाँ उससे भी देख सकते हो, जिस कार्बन पे CH3 है उसका कन्फिग्रेशन निकाल लो, और जिस कार्बन पे OH है उसका कन्फिग्रेशन निकाल लो, दोनों में कन्फिग्रेशन सेम आएगा। डन, एनी डाउट? एसिडिक मीडियम में तो रिएक्शन करेगा, एसिडिक मीडियम में तो कोई भी रिएक्शन कर लेगा, कोई भी ईथर, और बेसिक मीडियम में रिएक्शन नहीं करेगा।
डन, एनी डाउट? कोई रह रहा है? चलिए नेक्स्ट, अगली हेडिंग, SN2AR रिएक्शन। SN2AR, AR का मतलब एरियल हैलाइड्स की बात हो रही है, एरियल हैलाइड्स है ना। एरियल हैलाइड्स क्या होते हैं? तो एरियल हैलाइड्स, बेंजीन के साथ हैलाइड जुड़े हो तो उनको एरियल हैलाइड बोलते हैं। एरियल हैलाइड्स हैविंग -M ग्रुप एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन गिव SN2AR रिएक्शन। तो एरियल हैलाइड जिनके पास -M ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगा होता है वो SN2AR रिएक्शन देता है विद न्यूक्लियोफाइल। यदि हम न्यूक्लियोफाइल के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें SN2AR रिएक्शन मिलती है। क्या होता है? देखो ये एरियल हैलाइड है, क्या कंडीशन है? मैं सिर्फ एरियल हैलाइड नहीं होना चाहिए, ये तो ना SN1 देगा ना SN2 देगा, ये कुछ भी नहीं देगा। इसके साथ पैरा पोजीशन पे कोई स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप या ऑर्थो पोजीशन पे कोई स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप होना चाहिए। यदि हम इसकी रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ कराते हैं तो ये हमें ये देता है। और यहां से X- बाहर निकल जाता है। इसको बोलते हैं हम SN2AR रिएक्शन। क्या बोलते हैं? SN2AR रिएक्शन। कैसे होगा ये मैकेनिज्म? देखो ध्यान से देखना भाई। मैकेनिज्म हमने ये लिया, न्यूक्लियोफाइल आया, मैं इसने इसके ऊपर अटैक किया, सही है। अब यहाँ क्यों अटैक कर रहा है सर? अभी तक तो आप मना कर रहे थे कि यहाँ पे अटैक नहीं करेगा। यहाँ इसलिए अटैक कर रहा है, देखो यदि हम इसमें देखें अकेला ये लें तो यहाँ पे अटैक करेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से यहाँ पे अटैक होगा ही नहीं। NO2 लगने से क्या होगा? NO2 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव सेंटर क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा। इसलिए NO2 की प्रेजेंस में तो ये अटैक हो सकता है, NO2 की एब्सेंस में ये अटैक नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा कि ऑर्थो या पैरा पर NO2 होना क्या है? कंपलसरी है, तभी ये अटैक करेगा। ये अटैक हुआ तो क्या बना? अटैक हुआ तो ये वाला बॉन्ड यहाँ आया, ये वाला बॉन्ड यहाँ आया तो क्या बना बेटा? मैं X NO2, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया और ये एज इट इज हो गया। ये जो कार्बन आयन बनना है ये स्टेबलाइज्ड है, स्टेबलाइज्ड बाय NO2, NO2 के द्वारा ये स्टेबलाइज्ड है। यही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो पहली स्टेप में आप देखो तो ये सिर्फ अटैक कर रहा है। अब दूसरी स्टेप में क्या हो रहा है? ये बाहर निकल रहा है और हमें क्या मिल रहा है? NU आके लग गया और यहाँ पे NO2। तो आप देखो यहाँ पर X का जाना ये दूसरी स्टेप का पार्ट है,
और जो सेकंड स्टेप इट इज नॉट अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है। तो एक्स की लीविंग ग्रुप एबिलिटी पर रिएक्शन रेट डिपेंड नहीं करता। एक्स भले ही जल्दी जाए या बाद में जाए, यहाँ पर ये अटैक नहीं करेगा, है ना। तो इसके जाने की मतलब लीविंग ग्रुप एबिलिटी डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों? क्योंकि लीविंग ग्रुप एबिलिटी जो है इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेकंड स्टेप विच इज नॉट अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो लीविंग ग्रुप भले ही जल्दी निकले या बाद में निकले, इसका रेट पर कोई फर्क नहीं है। तो ये स्टेप इस तरह से होती है। अब फर्क किसका पड़ेगा? तो फर्क इस बात का पड़ेगा कि इसका माइनस आई कितना है। यदि इस एक्स का माइनस आई ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे नेगेटिव आयन आ रहा है, नेगेटिव आयन को ज्यादा माइनस आई वाला ज्यादा स्टेबलाइज करेगा और कम माइनस आई वाला कम स्टेबलाइज करेगा। तो ये जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। तो लीविंग ग्रुप एबिलिटी तो अफेक्ट नहीं करती है, पर सर जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो डेफिनेटली इसको क्या करता है? अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है वो कार्बन आयन है, जो कि माइनस आई के द्वारा स्टेबलाइज होता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है? इसकी बढ़ जाती है। नोट करो, फिर पॉइंट्स लिखाता हूं। तो इसको SN2AR बोलते हैं। RDS पहले स्टेप पर होने का रीजन, हाँ बताया ना, पहले स्टेप में रिएक्शन स्लो होगी, कि न्यूक्लियोफाइल इतनी आसानी से अटैक नहीं करेगा। और कोई डाउट हो तो पूछो। माइनस एम की ग्रुप पावर भी अफेक्ट करेगी, हाँ करेगी ना, माइनस एम के बिना तो रिएक्शन होगा ही नहीं। माइनस एम जितना अच्छा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। यहाँ पर हमने मेटा पर क्यों बात नहीं की? मेटा पर इसलिए बात नहीं की क्योंकि ये नेगेटिव आयन कब तभी स्टेबलाइज होगा जब ये इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो या पैरा पे होगा। देखो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, और यदि मैं मेटा पर ले लेता तो ये इस नेगेटिव आयन को स्टेबलाइज ही नहीं कर पाता। ऑर्थो और पैरा पे होगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब जरूरी नहीं कि NO2 ही हो, नहीं कोई जरूरी नहीं NO2 हो, कोई स्ट्रॉन्ग माइनस एम ग्रुप होना चाहिए। एरल हैलाइड्स हैविंग माइनस एम ग्रुप लिखा है मैंने, NO2 थोड़ी नहीं लिखा है। नहीं, बोर्ड में मैकेनिज्म नहीं पूछेगा। बोर्ड में वही मैकेनिज्म पूछेगा जो एनसीईआरटी में गिवन है। चलिए लिखिए इसके नीचे, रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बन आयन। बोर्ड में मैकेनिज्म पूछ लेगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग? मैकेनिज्म पूछेगा ही नहीं बेटा, बिना मैकेनिज्म के आप प्रोडक्ट कैसे बना पाओगे? यदि मैं मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा तो आप प्रोडक्ट बनाने लायक नहीं हो। कितनी रिएक्शन रटोगे, पागल हो जाओगे। चलो लिखो भाई इसके नीचे, रिएक्शन intermediate carbanion is stabilized by reaction intermediate carbanion is stabilized by NO2 group. Reaction intermediate carbanion is stabilized by NO2 group. ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट, एनर्जेटिक्स कैसा आएगा इसका? एनर्जेटिक्स दो स्टेप में है। डेफिनेटली पहली स्टेप की पीक ऊपर होगी और दूसरी स्टेप की पीक क्या होगी? नीचे होगी। ये फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। एनर्जी डायग्राम बनाना, पहली स्टेप ऊपर और दूसरी स्टेप नीचे।
डन डन। चलिए नेक्स्ट, इसके नीचे अगला पॉइंट, लीविंग ग्रुप एबिलिटी ऑफ एक्स, लीविंग ग्रुप एबिलिटी ऑफ हेलोजन, लीविंग ग्रुप एबिलिटी ऑफ हेलोजन does not affect rate of reaction, leaving group ability of halogen does not affect rate of reaction, but minus I effect of halogen, but minus I effect of halogen affects rate of reaction, but minus I effect of halogen affects rate of reaction। मैं बता चुका हूं कि ऐसा क्यों है। यदि अब रेट ऑफ रिएक्शन निकाली जाए, रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप देखो FnO2 इसकी रेट सबसे ज्यादा होगी, Cl NO2 Br NO2 और I NO2। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं दे रहा हूं आंसर मैं, सर F का माइनस आई सबसे ज्यादा है, तो ये बनने वाले कार्बन आयन को क्या करेगा, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, इसलिए लिविंग ग्रुप एबिलिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है रेट ऑफ एक्शन, इट डिपेंड्स ऑन द माइनस आई इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे यदि मैं रेट देखूं, यहां पर मैंने X लिया, यहां पर NO2 लगाया, यहां पर NO2 लगाया, यहां पर NO2 लगाया, इसकी रेट सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इधर जो नेगेटिव आयन बनेगा उसको 3 NO2 क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। फिर रेट किसकी ज्यादा होगी, मैं X लिया, यहां पर NO2 लगाया, यहां पर NO2 लगाया, ये दो स्टेबलाइज करेंगे। फिर X लिया, यहां पर NO2 लगाया, यहां पर NO2 लगाया, और इसके बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, X लिया और यहां पर NO2 लगाया। अब ध्यान दो, मैं यहां पे देखो ये तीनों ही इसके साथ माइनस M करेंगे, यहाँ पे ये माइनस M करेगा, ये भी माइनस M करेगा, दो, पर इसमें और इसमें इसकी रेट क्यों जा रहा है, मैं तो दोनों ही माइनस M करेंगे, दोनों स्टेबलाइज करेंगे, पर इधर ये वाला माइनस I के द्वारा स्टेबलाइज करेगा, जबकि ये वाला माइनस M के द्वारा स्टेबलाइज करेगा। तो ये वाला माइनस M, एक ही माइनस M है, एक माइनस I है, जबकि यहाँ पे दोनों माइनस M है, तो इसकी रेट से क्या होगी, ज्यादा होगी, और इस वाले से इसकी रेट ज्यादा होगी, क्योंकि माइनस M तो दोनों में बराबर है, इधर कम से कम एक इफेक्टिव माइनस I तो है, एक्स्ट्रा माइनस आई लग रहा है, जो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इसलिए रेट उसकी ज्यादा होगी। अब मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं,
नोट करी। टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है सेक्शन में, पीछे यदि मैंने नहीं लिखा हो तो लिख लेना यार। डेल्टा का लेना, टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ते चले जाते हैं ना, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट कम होती चली जाती है। जैसे सेकंड नंबर का सेकंड केस बना दो, थर्ड का भी तो होगा सेकंड नंबर का। अरे थर्ड में यहीं पे तो लगाएगा, सेम ही तो बन जाएगा। इसके रेस्पेक्ट में मेटा पे लगाएगा तो यही तो बनेगा, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे लगाएगा तो ऑलरेडी बना चुके हैं हम। अपने आप भी कुछ सोचा करो। हाँ, NaSH लिखा है पहले क्वेश्चन में, NaOH दूसरे क्वेश्चन में NaSH। डन। ध्यान दो, यहाँ पे क्या होगा, OH है तो OH आ जाएगा, और यहाँ पे ये NO2 और ये भी NO2। यहाँ पे क्या होगा, Br है तो SH आ जाएगा। और NO2। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट, एनी डाउट? चलूं आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, थर्ड। ये एक ही इक्विवेलेंट है, हमारे पास एक ही इक्विवेलेंट है इस क्वेश्चन में, 6 वाले में, हाँ 4th वाले में।
करिए। एक बार लास्ट स्लाइड दिखा, अभी दिखा दूंगा, पहले से डिस्कस करना तो। हो रहा है? कंसेप्चुअल क्वेश्चन है भाई, आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगा के करना। अटेम्प्टेड। चलो अब यहाँ पे देखो CH3ONA है, तो यहाँ F और Cl में से Cl जा सकता है, क्योंकि F के ऑर्थो या पैरा पे तो NO2 है ही नहीं, तो यहाँ पे Cl जाएगा, F एज इट इज लगा रहेगा। ये मिलेगा। अब यहाँ पे दोनों में कंपटीशन होगा, F के भी पैरा पर NO2 है और Cl के पैरा पर भी NO2 है, और दिक्कत ये है कि हमने एक ही इक्विवेलेंट ले रखा है, तो पहले कौन जाएगा, किसकी रेट ज्यादा होगी, F की या Cl की? डेफिनेटली किसकी रेट ज्यादा होगी? F वाले का -I ज्यादा होगा या Cl वाले का -I ज्यादा होगा? F का। तो F वाले को हटाएंगे और यहाँ पर SCH3 लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। यहां पर ये C पर अटैक कर देगा, तो कितने मेंबर रिंग बनेगी? आप देखो 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग बनेगी। 6 मेंबर रिंग बनेगी तो क्या बनेगा? ये रिंग, ऐसा बनेगा। यहां पर भी ये इस पर अटैक कर देगा, इस पर अटैक करेगा तो कितने मेंबर रिंग बनेगा? 1 2 6 6 मेंबर रिंग बनेगी। अब देखो यहाँ पे NO2 नहीं है, तो कौन लगा हुआ है? CN। CN भी जो करता है वो -M इफेक्ट करता है, इसलिए ये रिएक्शन हो रही है। ये अच्छा क्वेश्चन है। ATO -Na+ है ना, कहाँ पर अटैक करेगा? मैं इस जगह पे या इस जगह पे? मैं इस जगह तो कर नहीं सकता, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में तो
मेटअप है, तो ये इस जगह पे अटैक करेगा और बाहर जाएगा। डेफिनेटली हमें क्या मिलेगा, NO2, और यहाँ पे आएगा OET, और एक हमें ये बाहर मिल जाएगा I और NO2। ठीक है, इस जगह पर ये एक ही इक्विवेलेंट है, तो या तो यहाँ पे अटैक होगा या यहाँ पे अटैक होगा, तो ये एज इट इज रहेगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इस पर अटैक कर लेगा। इस जगह होगा तो इसको हम SN2 बोलेंगे, इस जगह होगा तो इसको हम SN2AR बोलेंगे। रेट ऑफ SN2 of alkyl halide will be more than rate of SN2 AR of aryl halide। तो जो SN2 होना है वो आसान है, किसके कंपेरेबली, एरल हैलाइड के कंपेरेबली। नोट करिए। इन फोर्थ अगर एफ रहेगा तो इंटरमीडिएट में आपने -I से Cl से बेहतर स्टिपल कर पाएगा। हाँ अभी बताऊंगा, फोर्थ दोबारा इसका इंटरमीडिएट बना के समझाता हूँ, फोर्थ में इंटरमीडिएट बना के समझाता हूँ, परेशान ना हो। एथ वाले में एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड है, ये CH2 पर Br लग रहा है, तो ये वाला एल्किल हैलाइड है, ये वाला एरल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड की रेट एरल हैलाइड की रेट से क्या होती है, ज्यादा होती है। यदि वहां पर वो अनलिमिटेड कर रहे हैं, एक्सेस में कर रहे हैं, तो दोनों जगह पे अटैक हो जाएगा, तो वहां एक्सेस में नहीं है, वहां पे एक इक्विवेलेंट है। थर्ड में एक इक्विवेलेंट है नहीं, तो दोनों पर बेटा, दोनों पे कैसे हो जाएगा, इसके पैरा पे NO2 कहाँ है, वही हैलाइड निकलता है जिसके ऑर्थो या पैरा पे NO2 हो। एफ के ना तो ऑर्थो पर NO2 है या ना पैरा पे NO2, तो एफ वाला तो रिएक्शन करेगा ही नहीं। अरे अभी दिखा रहा हूँ यार, अमन परेशान मत हो, पहले ऐसे कंप्लीट कर लो। बोल दिया ना, दिखा दूंगा लास्ट स्लाइड। डन। क्वेश्चन बनाओ क्वेश्चन। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है कि देखो यदि मैं एफ को निकालूंगा ना, तो मेरे को जो इंटरमीडिएट बनेगा वो ये बनेगा, यहाँ पे माइनस आएगा, और यदि मैं Cl को निकालूंगा तो मेरे को यहाँ पे माइनस आएगा। नहीं, एक मिनट, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल है।
पहला या दूसरा, बताओ, पहला वाला या दूसरा वाला? हाँ, कोई कह रहा है दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल है और कोई कह रहा है पहला वाला। पहला वाला क्यों ज्यादा स्टेबल है, कोई बताएगा? हैंड रेस करे, मैं सुनना चाहता हूँ। यदि सही आंसर दे दिया तो मजा आ जाएगा। कोई बताएगा कि फर्स्ट वाला क्यों ज्यादा स्टेबल है? कोई भी हैंड रेस करे, ओनली लिखने से थोड़ी नहीं हो जाएगा। सर क्योंकि सीएल पे माइनस ज्यादा स्टेबल होता है। सीएल पे माइनस ज्यादा स्टेबल होता है क्यों? सर, क्योंकि सो बड़ा साइज में होता है। वैसे सीएल पे थोड़ी नहीं माइनस आ रहा है, कार्बन पे माइनस आ रहा है। देखो, ये इसलिए ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो जाएगा, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, जबकि फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसलिए जो पहला वाला कार्बन आयन है वो ज्यादा स्टेबल है दूसरे वाले कार्बन आयन की कंपेरेटिवली। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। अब क्लियर हो गया कौन पूछ रहा था इतना बड़ा लिख के मेरे से? NO2 दूर कैसे हो गए? NO2 कहाँ दूर हुआ है? NO2 तो उधर ही है, एक यहाँ पर। अच्छा, इसमें गड़बड़ लिख दिया, कोई बात नहीं। अगर F की जगह I होता तो Cl जाता, मैं नहीं। F की जगह यदि I होता तब I ही जाता, क्योंकि जो Cl वाला कार्बन आयन है वो ज्यादा स्टेबल होता है I के कंपेरेटिवली। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि Cl में इधर 2p पाई और 3p पाई ओवरलैपिंग हो जाएगी, और यदि I के बगल में नेगेटिव आता तो वहां पे 2p पाई 5p पाई ओवरलैपिंग होती। हाँ, ऐसे नोट करो, वरना कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कैसे कंपेयर करोगे? फोर्थ में यदि एक्सेस होता तो दोनों हो जाते, फोर्थ में एक्सेस होता तो दोनों हो जाते। फिर ये एक्सेस होता तो फिर अच्छा क्वेश्चन बनता ही नहीं। ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये लिमिटेड है, अदरवाइज ये अच्छा क्वेश्चन नहीं होता। अभी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डन हो गया। आगे बढ़ो। आई की स्टेबिलिटी तो कम होती है ना। अरे जब दो ग्रुप आ जाएंगे तो हमारा वो वाला ऑर्डर नहीं लगेगा। यदि हमारे पास दो हैलाइड आ रहे हैं तो हमें कार्बन आयन बना के स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी, फिर ये वाला ऑर्डर नहीं लगेगा कि यहाँ पे तो जो नेगेटिव चार्ज आता है वो इस जगह पे आता है, तो यहाँ पे तो ओवरलैपिंग के कोई चांसेस ही नहीं है, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस के कोई चांसेस ही नहीं है, और उस जगह डी ऑर्बिटल रेजोनेंस के चांसेस भी बनना है ना। इसलिए किसी को प्रीवियस स्लाइड देखनी थी भाई, देख ले जल्दी। एरिल हैलाइड आपको एल्किल हैलाइड में मिलेगा। अब एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड एक ही चैप्टर है, उसमें मिलेगा। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स उसमें पढ़ने को मिलेगा ये आपको। चलिए नेक्स्ट and last topic of this chapter is benzene mechanism. देखो भाई ध्यान से, यदि हम यहां पर x ले लेते हैं, क्या हुआ?
यदि हम यहाँ पर x ले लेते हैं, इसको ऐसे लिख लिया, x ले लो या स्पेशली क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, और इसकी रिएक्शन मैं NaNH2 और NH3 के साथ कराता हूँ। ये रिप्लेस होता है, इसकी पे NH2 बनता है। तो NH2 माइनस बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसलिए ये रिएक्शन हो रही है। ध्यान से देखना, इसको बेंजाइन मैकेनिज्म क्यों बोल रहे हैं ये समझाता हूँ। वैसे तो बेंजाइन इंटरमीडिएट अपने कोर्स में है नहीं, पर छोटी सी रिएक्शन है, पूछी जा सकती है, इसलिए बता देता हूँ। ये X है, डेफिनेटली यहाँ पे H होगा। तो ये जो NH2 माइनस होता है वो इस पर अटैक करता है, और ये यहाँ पे आता है और इसको बाहर फेंकता है। तो जब ये इस पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अरे आएगा या नहीं आएगा? अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर ये नेगेटिव चार्ज जो आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि NH2 माइनस की बेसिसिटी अच्छी है। अब ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा। कमाल की चीज पढ़ेंगे अभी आप, अभी तक नहीं पढ़ा आपने, पहली बार पढ़ रहे हैं। सही ये बनता है, बेंजीन में ट्रिपल बॉन्ड पढ़ रहे हैं आप, इसको बोलते हैं बेंजाइन, इंटरमीडिएट होता है ये बेंजाइन इंटरमीडिएट है। कौन सा इंटरमीडिएट है? बेंजाइन। सब बेंजीन में ट्रिपल बॉन्ड बना दिया आपने। यहाँ पे ये कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? मैं यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है वो PP ओवरलैप नहीं है, ये sp2 ओवरलैप हो रहा है। अभी मैं इसका यहाँ भी अटैक कर सकता है, यहाँ भी अटैक कर सकता है, मर्जी है, आइडेंटिकल है इस केस में। तो यहाँ पे ये NH2 हो गया, यहाँ पे ये माइनस आ गया, NH3 ले रखा है हमने, NH3 इसको H प्लस प्रोवाइड कराता है, ये NH2, और हमें ये मिल जाता है। तो अब यदि इस बेंजाइन की बात करें तो बेंजाइन है क्या? वैसे बेंजाइन ये होता है, ध्यान से देखना, ये सब बॉन्ड तो नॉर्मली बेंजीन वाले, इधर ये जो sp2 ऑर्बिटल होती है, इधर जो sp2 ऑर्बिटल होती है, इन दोनों की ओवरलैपिंग हो जाती है बीच में, और इस ओवरलैपिंग से क्या बन जाता है? बेंजाइन बन जाता है। ये ओवरलैपिंग होती है। तो यहाँ पे ये जो sp2 और ये sp2, इट इज बेंजाइन, या ये बेंजाइन है। ये वाला जो बॉन्ड बनता है, ये वाला जो बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड पी पाई बॉन्ड है, पर ये वाला जो बॉन्ड बनता है ये sp2 और sp2 ओवरलैप है। ये PP ओवरलैप नहीं है, ओवरलैप ये क्या है? sp2 ओवरलैप ही है, इट इज नॉट PP ओवरलैप। हाँ, यहाँ हाइब्रिडाइज की ओवरलैपिंग हो रही है, इसलिए तो मैंने कहा ये पहली बार पढ़ेंगे आप बेंजाइन। वैसे तो ये कोर्स में नहीं है, थोड़ा ऊपर का मामला है, तो बता दिया है। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होती है ये sp2 ओवरलैपिंग होती है। अगली बात, एक और पॉइंट लिखाता हूं। सर नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। देखो ये एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन है, यहाँ पहले ये बाहर निकल रहा है, ये बाहर निकल रहा है, बेंजाइन बनना, उसके बाद एडिशन हो रहा है। जनरली हम एडिशन एलिमिनेशन पढ़ते हैं, पर यहाँ पर पहले एलिमिनेशन हो रहा है और उसके बाद एडिशन हो रहा है।
बेंजाइन इंटरमीडिएट के बाद वाली स्टेप समझा दीजिए। ये बेंजाइन बना, अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक किया, इसने यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे अटैक किया, तो ये बॉन्ड यहाँ पे आया, तो यहाँ पे तो NH2 लग गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, NH3 से H+ लेके ये इसमें कन्वर्ट हो गया। नोट करो। डन हो जाए तो बता देना भाई। होता है ना। और कहाँ पे ओवरलैप करता है? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हाइपर कॉन्जुगेशन में करता है, वहां पढ़ाया हुआ है, वहां पे भी तो करता है हाइब्रिड। सर जो पीछे फोर्थ वाला था उसमें हम हमेशा एनायन बनाकर हमेशा इंटरमीडिएट बना के ही स्टेबिलिटी चेक करेंगे, सही बात। और उससे ज्यादा अब आएगा नहीं, जो पॉसिबिलिटी हो सकती थी वो मैंने बता दी आपको। चलिए लिखिए इसके नीचे एक पॉइंट। इफ बोथ ऑर्थो पोजिशंस आर सब्स्टिट्यूटेड, इफ बोथ ऑर्थो पोजिशंस आर सब्स्टिट्यूटेड, then Benzyne mechanism is not possible. If both ortho positions are substituted, then Benzyne mechanism is not possible. अपने आप सोचो, यदि यहाँ पे भी हम कोई ग्रुप लगा दें, यहाँ पे भी कोई ग्रुप लगा दें, तो H मिलेगा ही नहीं इसे। जब दोनों जगह H नहीं होगा तो ये NH2 किस पर अटैक करेगा? तो इसलिए दोनों ऑर्थो पोजीशन यदि इसकी सब्स्टिट्यूटेड हैं तो बेंजाइन मैकेनिज्म होने के कोई चांसेस नहीं है। तो बेंजाइन मैकेनिज्म तभी होगी जब कोई ना कोई एक ऑर्थो पोजीशन क्या होगी, खाली होगी, अदरवाइज बेंजाइन मैकेनिज्म नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमने ये ले लिया, ये 12, ये 14, हमने इसकी रिएक्शन NaNH2 के साथ करा दी। तो देखो जब ऐसा होगा तो ये बनेगा, ठीक है। अब और इस बेंजाइन से हमें ये भी मिल सकता है, बारह वाले पे भी लग सकता है, और ये 14 वाले पे भी लग सकता है। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट्स मिलने के चांसेस हैं। ये दो क्वेश्चन घर से करके लाएंगे, मैं बता देता हूं। बेंजाइन बनाएंगे, बेंजाइन तो दोनों में ही बनेगा। उसके बाद जब NH2 अटैक करता है, देखो यहाँ पर तो ये एनायन बनता है। ये एनायन जिसमें ज्यादा स्टेबल बनेगा ना, उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्शन सोचनी है। तो ये मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आप घर पे करेंगे।
ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके आंसर्स कल बताऊंगा मैं। ये और ये अपने आप करके लाएंगे। ये चैप्टर फिनिश हो गया, कल ORM 4 स्टार्ट करेंगे। ORM 3 बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन तक का अपना डिस्कशन कंप्लीट है। ORM 3 कंप्लीट हो गया है आपका, बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, कल कुछ नहीं होगा, कल ORM 4 पढ़ेंगे, E1 कराने की कोशिश करूंगा कल खत्म। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।